गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 98, जो कि आज तारीख हो चुकी है 25 दिसंबर 2023। और 25 दिसंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों एक्चुअली मैं सैटरडे को क्लास नहीं लेके आ सका, कुछ बिजी होने के कारण, और उनके जो क्वेश्चन है सैटरडे वाले वो इस क्लास में कुछ ऐड है, कुछ आगे वाले में मैं ऐड कर दूँगा। तो सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में हम प्रकाश ला सकते हैं। अगर अपने आप पर विश्वास है तो हम हर जगह इस दुनिया में प्रकाश फैला सकते हैं। अगर अपने आप पर विश्वास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप पर विश्वास रखिए और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा फोकस रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो अभी हाल ही में किसको किया है? तो ये है नोमा बीमारी, जो कि इसको भी हाल ही में WHO ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल कर लिया है। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें ये बीमारी जो होने वाली है ये गरीब और जो गर्मी वाले इलाके हैं वहाँ पर होती है। और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से एक सेकेंड दिखाता हूँ, क्योंकि ये बीमारी कहाँ पर होने वाली है, गरीबी, और जहाँ गरीबी ज़्यादा है वहाँ पर होएगी बीमारी। और दूसरी चीज़ देखो, आपको ये दिखा रहा हूँ मैं, अफ्रीका अफ्रीका है वहाँ पर ये बीमारी हो रही है। और ये स्किन संबंधी, चेहरे संबंधी बीमारी, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो, इसका चेहरा आप देख पा रहे हो किस प्रकार से हो रखा है ये आप देखिए, एक सेकंड, इसका आप चेहरा देखिए, ये चेहरा किस प्रकार से हो रखा है, ये इस प्रकार की ये बीमारी है। अब हम देखते हैं तो ये कौन सी बीमारी है। ये चेहरे की हड्डी है और उस हड्डी पे स्किन का जो कलर है उस हड्डी को नष्ट करने वाली बीमारी। इसका चेहरा आप देखिए, ये इस प्रकार की बीमारी है। इसको देखिए, ये चेहरा है, इसकी हड्डी है, नष्ट कर रहा है। और ये चेहरा किस प्रकार का हो रखा है इसका, ये आपके सामने है। अब हम ये देखते हैं कि WHO जो है इसकी स्थापना कभी, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में, इसका हेडक्वार्टर है। और 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये चेहरे संबंधित जो चेहरे की हड्डी है उसके लिए ये बीमारी है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है। और ये कहाँ पर है, अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च कर रहा है? तो ये कर रहा है वर्ष 2028 के अंदर ये लॉन्च कर रहा है। कब लॉन्च कर रहा है? वर्ष 2028 के अंदर ये लॉन्च वर्ष 2028 के अंदर ये लॉन्च कर रहा है। अच्छा, इसरो के बारे में जानकारी आ गई तो हम और देख लेते। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसके हेड है एस सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु के अंदर है। शेर जिसने चांदनी पी ली, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये शेर जिसने चांदनी पी ली डॉक्टर एस सोमनाथ की आत्मकथा है। और 2028 तक इसरो है वो चंद्रयान 4 लॉन्च करने वाला है। किस लिए लॉन्च करेगा? चंद्रमा से कुछ नमूने लाने के लिए। और जो है इसका वजन कितना होने वाला है? तो चंद्रयान 4 का वजन होने वाला है 350 kg। कितना होने वाला है? तो 350 kg इसका वजन होने वाला है। और चंद्रयान 3 था वो कितने kg का था? तो वो 30 kg का चंद्रयान 3 था। तो लगभग 11 से 12 गुना अधिक इसका वजन होने वाला है चंद्रयान 4 का। और 2035 तक भारत का लक्ष्य है कि स्वयं का जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो वहाँ पर बनाया जाए अंतरिक्ष स्टेशन। अच्छा, इसके अलावा चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं। तो चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और विक्रम इसका लैंडर था, प्रज्ञान इसका रोवर था। LUM 3 M4 रॉकेट के द्वारा हमने लॉन्च किया। और शिव शक्ति पॉइंट जहाँ पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया है उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और अब हर वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। आदित्य L1 मिशन सूर्य का मिशन है और इसको लॉन्च किया गया PSLV-C57 रॉकेट के द्वारा। L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट, जो कि सूर्य से 15 लाख किलोमीटर दूर है। मंगलयान को सबसे पहले सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला देश भारत बन गया है। और मंगलयान पर जैसे कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना ये अभी लक्ष्य है। तो इसकी हेड कौन है? तो मंगलयान इसकी हेड है ललिता अंबिका, और इस मिशन की अध्यक्ष भी ललिता अंबिका है। समुद्रयान कौन सा है? तो मत्स्य समुद्र यान है, मत्स्य 6000 समुद्र यान है। और समुद्रयान किसके अंतर्गत आता है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये अभी हाल ही में प्रदान किया गया है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को और मोहम्मद शमी को। इन दोनों को भी हाल ही में ये प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हाल ही में जो खेल रत्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जितने भी स्पोर्ट के पुरस्कार है उनकी घोषणा हो चुकी है। वो कब हुई है? 20 दिसंबर को घोषणा हुई है और ये अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 9 जनवरी को इनको दिए जाएंगे। तो ये पुरस्कार देने वाले कौन होगा? युवा एंड खेल मंत्रालय इसकी घोषणा करने वाला हो गया। और इसकी चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे रिटायर्ड जज एम खान विलकर। एम खान विलकर ये इसकी चयन समिति के अध्यक्ष थे। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, इसको पाने वाले अभी हाल ही में 2 खिलाड़ी हैं, मोहम्मद शमी और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वह सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के मामले में और इसकी राशि है 25 लाख रुपए। पहले इसका नाम राजीव गांधी पुरस्कार था और अब इसकी शुरुआत 1991 से 92 के अंदर हुई है और अब इसका नाम क्या हो चुका है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। पहली बार ये विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद। और 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल को दिया गया, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। तो इस खेलों के बारे में जितने पुरस्कार मिले उनके बारे में हम देखते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 ये दिया गया श्री चिराग चंद्रशेखर को बैडमिंटन के लिए और इसके अलावा मोहम्मद शमी को दिए गए क्रिकेट के लिए। ये यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, ये मोहम्मद शमी को दिया गया और यहाँ चिराग चंद्रशेखर को बैडमिंटन के लिए दिया गया है। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ ये यहाँ पर थोड़ा यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। और ये अर्जुना जो अवार्ड है, अर्जुन पुरस्कार, ये जो अर्जुन पुरस्कार है ये आपके दिए गए अदिति गोपीनाथ गोपीचंद को और पारुल चौधरी को। ये आप देख सकते हो सभी के लिए यहाँ पर कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, इनको आप देख लेना। इसके अलावा ये हईका मुखर्जी है, इनको टेबल टेनिस के लिए दिया गया है। और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके सामने ललित कुमार को कुश्ती के लिए दिया गया, महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स के लिए दिया गया और गणेश प्रभाकर देवरू को दिया गया है। ये आपके सामने शतरंज के लिए आर बाबू, ये रमेश बाबू को दिया गया, आर बी रमेश बाबू को दिया गया। इसके अलावा ये दिव्य कीर्ति सिंह को घुड़सवार के लिए दिया गया है। ये आपके सामने, आपको देख लेना। ये श्रुति पिंकी लोन कटोरा नहीं है, ये आपके सामने। एक सेकंड में यहाँ बता देता हूँ, ये थोड़ा रॉन्ग है टाइपिंग में। ये है, एक सेकंड, इसका ये लोन कटोरे नहीं है, ये है लोन बॉल। क्या ये है लोन बॉल। जो लोन बॉल होता है खिलाड़ी खेल होता है उसके लिए। और ये आप देख सकते हो श्रुति ईसा सिंह शूटिंग के लिए दिया गया है। ये आपके सामने, आप एक बार इसको पढ़ लेना। आजीवन श्रेणी के अंदर किन किन को दिया गया ये आप देख लेना। और ध्यानचंद पुरस्कार 2023, एक तो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, एक है ध्यानचंद पुरस्कार 2023। तो ये ध्यानचंद पुरस्कार है, इस श्रुति मंजूषा कंवर बैडमिंटन के लिए दिया गया और श्री विनीत कुमार शर्मा को हॉकी के लिए दिया गया और श्रुति कविता सोलवराज को कबड्डी के लिए दिया गया है। और इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी 2023 है ये भी मिली है। तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर विजेता है इसके अंदर। और लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी पंजाब प्रथम उपविजेता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वितीय उपविजेता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ हुए? तो ये हुए सर्वाधिक बाल विवाह लड़कियों के बिहार के अंदर। लड़कियों के बाल विवाह तो हुए बिहार के अंदर और लड़कों के बाल विवाह हुए हैं गुजरात के अंदर। तो इसके बारे में हम देखते हैं पूरी डिटेल। तो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है, द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ बाल विवाह रिपोर्ट। तो इसमें लड़कियों के बाल विवाह हुए हैं बिहार के अंदर टॉप पर है। बिहार लड़कियों के बाल विवाह के मामले में टॉप पर है और लड़कों के बाल विवाह के मामले में गुजरात टॉप पर है। जो हर 6 लड़कों में से एक लड़का बाल विवाह की श्रेणी में यानी चपेट में आ चुका है। वो है, लड़कों की कुल संख्या है 14.5 लाख और लड़कियां जो 5 में से एक लड़की है वो बाल विवाह की चपेट में आ चुकी है, यानी 13.5 लाख लड़कियां बाल विवाहित है। ये तो वो मामले हैं जो दर्ज हो चुके हैं पुलिस थाने में और इनके अलावा अदर मामले भी है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया है? तो ये भी हासिल कर लिया है। 33 से 35% उत्सर्जन तीव्रता और 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता। ये भी हाल ही में, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हाल ही में भारत ने हासिल कर लिया है। तो ये देखते हैं
UNF ट्रिपल सी की जो बैठक होती है उसे हम कोप बोलते हैं, COP बोलते हैं, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी वो बर्लिन 1995 के अंदर हुई थी। और COP जो 21 हुई है पेरिस के अंदर, फ्रांस पेरिस के अंदर हुई है 2015 के अंदर। और उसके अंदर इसके बारे में बताया गया जो राष्ट्रीय स्तर के निर्धारित योगदान में लक्ष्य समय बनाने के लिए यहाँ पर बताया गया है, यानी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए। अभी हाल ही में क्या हुआ है, भारत ने NDC के अंदर ये राष्ट्रीय निर्धारित योगदान जो पर्यावरण रक्षा के लिए जारी किया है वो लक्ष्य अभी हाल ही में प्राप्त कर चुका है। और उसमें क्या क्या प्राप्त किया, यानी 33 से 35% उत्सर्जन तीव्रता ये प्राप्त कर लिया। और दूसरा ये जो 40% गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता इसको प्राप्त कर लिया है। और 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक इसको भी भारत ने प्राप्त कर लिया है। ये तीनों भी भारत ने प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की है। IIT कानपुर के सहयोग से किसने लॉन्च किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च कर दी। IIT कानपुर के सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च कर दी है। तो ये पर्यावरण को फोकस में यानी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये ओपन किया गया है। और हरे रंग की इमारतों की जो इमारतें हैं वो यहाँ पर हरे रंग की होने वाली है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का हमारा लक्ष्य 2070 का। और स्वस्थ ऊर्जा अवशिष्ट प्रबंधन है उनके लिए लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया? तो गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया है? तो भी हाल ही में श्रीलंका को सम्मानित किया है गोल्डन आउल से। जो यहाँ के राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हुए? रानिल विक्रमसिंघे है। और गोल्डन आउल से अभी हाल ही में श्रीलंका को सम्मानित किया गया है। अच्छा, इसके अंदर क्या है दोस्तों, तो किस किस को सम्मानित किया है? श्रीलंका ने इसको सम्मानित किया है। और रानिल विक्रमसिंघे वो श्रीलंका के क्या राष्ट्रपति है। तो गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया भारतीय सशस्त्र बल। इसमें वायुसेना को भी सम्मानित किया, थल सेना को भी सम्मानित किया और नौसेना को भी सम्मानित किया। वायुसेना के जो जिनको सम्मानित किया उनका नाम है सुमित महाजन। और सेना के अंदर मेजर रोहित को सम्मानित किया गया। और नौसेना के अंदर शामिल किया गया रमेश शर्मा को। अच्छा, अभी हमने श्रीलंका को क्या क्या दिया है? तो डोरनियर 228 विमान दिया है। और श्रीलंका उप विजेता रहा, एशिया कप में विजेता रहा है भारत और पाक श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम हो गई है हरियाणा। जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसकी विजेता टीम हरियाणा हो चुकी है। और ये खेल क्रिकेट का है। विजय हजारे कहाँ पर खेला गया? तो ये खेला गया राजकोट गुजरात के अंदर। विजेता टीम हो गई है हरियाणा। पहली बार उप विजेता राजस्थान रही है। पहली बार हरियाणा जीती है और उप विजेता अपनी राजस्थान रही है। इसकी शुरुआत 2002-3 के अंदर हुई थी। और सर्वाधिक बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाला कौन हो गया? तमिलनाडु हो गया। क्रिकेट की कौन कौन सी ट्रॉफी हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आप नोट डाउन कर लेना। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट की है। और विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की है। दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट की है। सिक्की नायडू ट्रॉफी क्रिकेट की है। और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट की है। ये तो क्रिकेट की ट्रॉफियाँ हो गई। अब हम देखते हैं बैडमिंटन की। तो थॉमस कप और डूरंट कप ये दोनों किसके? बैडमिंटन के कप है, थॉमस कप और डूरंट कप। और इसके अलावा संतोष ट्रॉफी और डूरंट, संतोष ट्रॉफी और डूरंट कप ये भी उसके फुटबॉल के हैं। संतोष ट्रॉफी और डूरंट कप ये दोनों फुटबॉल के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये अभी हाल ही में कर दिया है सऊदी अरब के साथ में। किसके लिए? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो समझौता किया है वो सऊदी अरब के साथ में कर दिया है। तो मजदूरों की सुरक्षा के लिए ये समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू किया गया? तो ये विवाह अधिनियम लागू किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। आनंद विवाह अधिनियम ये किसका है? सिख समुदाय का विवाह। जिस प्रकार से हिंदू विवाह पंजीकरण अधिनियम था, एक्ट था, उसी प्रकार से ये अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया। ये सिख समुदाय का अधिनियम है। थैंक यू सो मच। ऑलवेज कीप स्माइल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी, शानदार लगी, जानदार लगी। और अपने सभी दोस्तों के साथ में लिंक को शेयर कीजिए, उनको भी बताइए।